हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये केमिस्ट्री की लाइंस काफी अच्छी लगने वाली है, तो आप प्लीज लास्ट तक जरूर देखें। कल पढ़ाया था वो हेलो एल्केनो के बनाने की विधियां पढ़ाई थी और कितने नंबर पढ़ा दिया हमने इसमें हेलो एल्केन के बनाने की विधि में 5 नंबर। ठीक है, आज हम बनाने की विधि का छठा नंबर बताएंगे कि बनाने की हेलो एल्केन के बनाने की विधि का छठा नंबर। और वो जो नंबर है छठा नंबर देखेंगे बच्चों, एल्केनों पर एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा हाँ भाई बच्चों, आज हम जो बता रहे हैं वो हेलो एल्केनों के बनाने की छठी विधि बता रहे हैं कि हेलो एल्केन बनाए कैसे जाते हैं। और वो ये विधि है एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। एल्केनों के हैलोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजन से क्रिया करना। और हैलोजन परिवार के तत्व कौन कौन से हैं? F है, Cl है, Br है और I है, और इसके बाद एक और आता है AT। तो हम एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा, हैलोजनीकरण मतलब है कि एल्केनों की हैलोजन से क्रिया द्वारा हम क्या बना सकते हैं? हेलो एल्केन बना सकते हैं। अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन हमारा होगा CH, पहला एल्केन होगा CH4। इसकी अभिक्रिया हैलोजनीकरण क्लोरीन से करा रहे हैं तो क्लोरीनीकरण हो जाएगा। अगर हम ब्रोमीन से कराते तो ब्रोमीनीकरण हो जाता, आई से कराते तो आयोडीनीकरण हो जाता। तो हम एल्केन की और एल्केन में कौन सा वाला सदस्य है? पहला सदस्य है और इसका नाम बच्चों है मैथेन। इसका नाम है मैथेन। तो मैथेन का हम क्लोरीनीकरण करा रहे हैं। अब एक बात और देखें बच्चों कि ये जो हैलोजन परिवार के तत्व हैं इनको प्रतिस्थापी समूह भी कहा जाता है। और प्रतिस्थापी समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हैलोजन परिवार के तत्व प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अब जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं तो किस टाइप से अभिक्रिया होगी? ये जो है हमने इससे पिछली वीडियो में बताया था, ये Cl2 जो टूटेगा वो Cl और Cl में टूटेगा और इसके ऊपर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। इन्हें कहा जाता है मुक्त मूलक। अब इसमें से एक मुक्त मूलक इस CH4 पर आक्रमण करेगा। इसमें से Cl में से एक मुक्त मूलक CH4 पर आक्रमण करेगा और इसके एक हाइड्रोजन को हटाएगा। जब एक हाइड्रोजन को हटाएगा और प्रेजेंस जो आती है बच्चों, इसमें प्रकाश की उपस्थिति आती है Hν। जब ये हाइड्रोजन को हटाएगा और एक हाइड्रोजन जब यहां से हटेगा तो वो किससे क्रिया कर लेगा? Cl से। तो बनेगा हमारे पास CH3Cl प्लस HCl। और ये क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि एल्केन के सारे अर्थात मेथेन के सारे हाइड्रोजन नहीं हट जाते हैं, तब तक अभिक्रिया होती है। अब इसकी अभिक्रिया होगी CH3Cl प्लस Cl2 से फिर होगी, फिर ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा Hν। प्रतिस्थापन अभिक्रिया फिर हाइड्रोजन को हटाएगा। अब पहले से ही एक Cl पहले से ही और एक Cl और आ जाए और यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा तो बनेगा CH2Cl2 प्लस HCl बनेगा बच्चों। इसके बाद हम बात देखते हैं फिर CH2Cl की Cl2 से फिर क्रिया होगी और बनेगा बच्चों उपस्थिति होगी Hν की। प्रकाश ये फोटोन होता है। अब फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा और बनेगा CHCl3 और प्लस HCl। फिर अभिक्रिया होगी 4 स्टेप में होगी CHCl3 प्लस Cl2। अब बनेगा बच्चों Hν, प्रेजेंस हो जाएगी CCl4 प्लस HCl। ठीक, तो ये जो अब हम देखें कि इसमें हेलो एल्केन कौन सा वाला? ये वाला हेलो एल्केन है, ये वाला डाई हेलो एल्केन है, ये वाला ट्राई हेलो एल्केन नहीं है। ये ट्राई हेलो एल्केन है, ये डाई हेलो एल्केन है, ये मोनो हेलो एल्केन है।
हमें अब जैसे ही हम एल्केन की अर्थात मीथेन की क्लोरीन से अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें 4 कंपाउंड प्राप्त होते हैं। एक ये वाला CH3Cl, एक होता है CH2Cl2, एक होता है CHCl2, एक होता है CCl4। ये मिक्सचर प्राप्त होगा। हमें जिसको प्राप्त करना होता है इसमें से जिसको भी प्राप्त करना होगा, जैसे कि अगर देखें इसमें एक फ्लास्क होगा या बर्तन ले सकते हैं, इसमें तीनों होंगे, ये चारों होंगे, एक CH3Cl और दूसरा होगा CH2Cl2 और तीसरा होगा CHCl3 और चौथा होगा CCl4 होगा। ये मिक्सचर होगा। अगर बच्चों हमें इसमें से एक को प्राप्त करना हो, हमें प्राप्त क्या करना है, हेलो एल्केन मेथिल क्लोराइड प्राप्त करना है। अब मिक्सचर प्राप्त है, जैसे कि मान लीजिए कि हम दूध और पानी लें, उसमें से पानी को अलग करना चाहें तो क्या कर दें, इसको गर्म कर दो, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। उसी प्रकार से क्या काम करना, जब भी हमारे पास 4 कंपाउंडों के मिक्सचर प्राप्त होंगे जिसको हमें प्राप्त करना होता है उसका इसका जो है आशमन करा देंगे, शुष्क आशमन करा देंगे। और आशमन ऐसे नहीं कराते हैं, आशमन जिसको हमें प्राप्त करना होता है, मान लीजिए कि हमें CH3Cl प्राप्त करना है तो इसके क्वथनांक पर इसका कुछ ना कुछ क्वथनांक, इसका क्वथनांक निश्चित होता है। हर कंपाउंड का क्वथनांक कैसा होता है, निश्चित होता है। मान लीजिए कि इसका क्वथनांक 50 डिग्री सेल्सियस है तो हम इस वाले मिक्सचर को 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो केवल वाष्प इसकी बनेगी, इनकी नहीं बनेगी। इनका जो क्वथनांक होगा वो अलग अलग होगा, इनका क्वथनांक अलग अलग होगा। तो जिस क्वथनांक पर हम गर्म करेंगे, मान लीजिए इसका 100 है, इसका 150 है, इसका 200 है, अगर 200 पर गर्म करेंगे तो ये प्राप्त होगा, 150 पर गर्म करेंगे तो ये प्राप्त होगा, 100 पर गर्म करेंगे तो ये प्राप्त होगा और 50 पर गर्म करेंगे तो ये प्राप्त होगा। इस मिक्सचर को हमें इस मिक्सचर में से जिस यौगिक को बनाना है उसको उसके क्वथनांक पर गर्म कर देंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हमें ये तो प्राप्त हुआ है क्या, मेथिल क्लोराइड हेलो एल्केन। अगर हमें मेथिल ब्रोमाइड बनाना होता तो Cl2 के स्थान पर क्या ले लेंगे, Br2 ले लेंगे। सेम अभिक्रिया होगी, जहां Cl आता रहेगा वहां पर Br आ जाएगा। अगर हमें मेथिल आयोडाइड प्राप्त करना होता तो I2 से अभिक्रिया करा लेंगे। और ये अभिक्रिया तब तक होती रहती जब तक कि सारे एल्केन के सारे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित नहीं हो जाते। तो ये इस टाइप से हम एल्केनों के द्वारा एल्केनों का हेलोजनीकरण करा के हम हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं और कोई सा भी हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। अब बात आती है इसकी थ्योरी की। थ्योरी में कोई बड़ी बात नहीं होती, जैसे जैसे अभिक्रिया हो रही है, जैसे जैसे अभिक्रिया हो रही है वैसे वैसे लिखना होता है। जैसे हमने, तो इसमें क्या है कि हम एक कॉमन वाली जो परिभाषा होगी कि एल्केनों का हेलोजनीकरण कराने पर क्या प्राप्त होते हैं, हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। जैसे मेथेन का प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण कराने पर क्या प्राप्त होता है, हमें इन चारों कंपाउंडों का मिश्रण प्राप्त होता है। इनका सूक्ष्म आसवन कराने से जिस कंपाउंड को हमें प्राप्त करना होता है उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो इस टाइप से इसकी हमारी थ्योरी बन जाती है। थ्योरी की कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। थ्योरी तो जैसे जैसे हमने करा है वैसे वैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अच्छे नोट करो इसे। हाँ भी बच्चों, अगला देखेंगे हेलो एल्केनों के बनाने की जो अगली विधि है उसे देखेंगे, और ये इंपोर्टेंट विधि है। हेलो एल्केन के बनाने की जो 7वीं विधि है बहुत इंपोर्टेंट है और इसको समझना है। इसमें कभी कभी परिभाषा भी आ जाती है। 7वीं है हेलो एल्केन के बनाने की, एल्कीनों पर हाइड्रोजन एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइडों की, और हाइड्रोजन हैलाइड कौन से होंगे बच्चों, HX, हाइड्रोजन हैलाइडों की अभिक्रिया द्वारा
एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइडों की अभिक्रिया द्वारा, और या इसको कह सकते हैं हम मार्कोनिकोव का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्कोनिकोव का नियम, मार्कोनिकोव का नियम, एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइडों की अभिक्रिया द्वारा। एल्कीन बच्चों कौन से होंगे? एल्कीन वे होते हैं जिनके वे यौगिक जिनके कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित होता एल्कीन होंगे। जैसे हम देख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। अगर हम देखें R सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड R, ये भी एल्कीन है। पहले हमें ये अब दोनों एल्कीनों में तुम देख रहे हो अंतर है। इस वाले एल्कीन की बात करें, इसमें केवल एक ही एल्किल समूह है। इस वाले एल्कीन की बात करें, इसमें दो एल्किल समूह है। तो बच्चों पहले मार्कोनिकोव का नियम या एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइडों की अभिक्रिया से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एल्कीन कितने प्रकार के होते हैं। एल्कीन कितने प्रकार के होते हैं? पीछे हमने पढ़ाया था कि एल्कीन जो है, एल्कीनों का जो अनुलग्न था वो ईन था, और इसका जो सामान्य सूत्र था वो CnH2n प्लस नहीं सॉरी CnH2n, केवल क्या था इनका सामान्य सूत्र एल्कीनों का CnH2n, और अनुलग्न था ईन, ये था ना। और जहां n क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या, ये एल्कीनों का। अब हम पहले एल्कीन की बात करेंगे कि भी एल्कीन कितने प्रकार की होती है, तभी हमें ये समझ में आएगा मार्कोनिकोव का नियम या एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइडों की अभिक्रिया द्वारा। तो पहले हमें एल्कीन के प्रकार समझने हैं। नोट में लिख देता हूं, इसमें मैं नोट में देखेंगे बच्चों, इसमें एल्कीन का वर्गीकरण, एल्कीनों का वर्गीकरण। एल्कीन बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एल्कीनों का वर्गीकरण अर्थात एल्कीन, ये हेडिंग ले लो, एल्कीनों का वर्गीकरण। अब एल्कीन यहां पे लिख देते हैं एल्कीन। अब एल्कीन बच्चों दो प्रकार के होते हैं। अब आवाज नहीं करेगा कोई भी, देखें एल्कीन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सम्मित एल्कीन, और एक होता है बच्चों असम्मित एल्कीन। ठीक है बच्चों, एल्कीन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक सम्मित एल्कीन है और एक असम्मित एल्कीन है। अगर हम सम्मित एल्कीन की बात करें, सम्मित एल्कीन की बात करते हैं हम, कौन सा होता है सम्मित एल्कीन? पहले इसको समझो, परिभाषा बात की बात है। जैसे नाम से पढ़ा, सम्मित माने समान और असम्मित माने असमान, है ना। जैसे नाम से देखा, सम्मित एल्कीन ऐसे एल्कीन जो समान है, और असम्मित एल्कीन जो एल्कीन असमान है। हल्का फल्का आइडिया आया होगा। अगर हम सम्मित एल्कीन की बात करें, अगर मैं देखता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, या ले लूं ये ले लूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, या ले सकता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मैं इसको लिखना चाहूं जोड़कर, तो क्या लिख सकता हूं? इतने पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? इसको लिख सकता हूं मैं C2H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C2H5। अब इसमें तुम एक चीज, दूसरा भी एग्जाम्पल देखो पहले, उसके बाद में बात होगी। अगर मैं असम्मित की बात करूं, असम्मित, चलो यहां देख लो, असम्मित एल्कीन की बात करें, तो असम्मित एल्कीन में बच्चों ये हो सकता है, यहां से उठाएंगे, ये वाला नहीं आएगा।
तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 पहला। अब दूसरा नंबर हो सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तीसरा हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C2H5। ये इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको तोड़ के लिख सकते हैं, या इसको इधर पूछा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला जो H है इसके पास हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, या ऐसे लिखा रहा है तो इसको लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखें इनमें अगर हम सममित एल्कीन की बात करें, सममित एल्कीन के एग्जाम्पल ये हैं। डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु इसमें 2 हैं, डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु इसमें भी 2 हैं, डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु इसमें भी 2 हैं, डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु इसमें भी 2 हैं। अब डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से इसमें कोई भी एल्किल समूह नहीं जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से इसमें एक एल्किल समूह CH3 जुड़ा है, और इस वाले डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से इससे भी CH3 जुड़ा हुआ है। अगर इन डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से इन दोनों की बात करें तो इससे भी क्या जुड़ा हुआ है C2H5, और इस वाले कार्बन परमाणु की बात करें तो इससे भी C2H5 जुड़ा हुआ है। अगर हम असममित एल्कीन की बात करें, इस वाले डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से एल्किल समूह जुड़ा है, और इस वाले डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से कोई एल्किल समूह नहीं जुड़ा है। अगर हम इन वाले डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु की बात करें तो इस वाले कार्बन परमाणु से कौन सा एल्किल समूह जुड़ा है, मैथिल, और इस वाले डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से कौन सा एल्किल समूह जुड़ा है, एथिल। अगर हम इसकी बात करें, इस वाले डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से कोई भी एल्किल समूह नहीं जुड़ा है, और इस वाले डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से कौन सा एल्किल समूह जुड़ा है, C2H5 अर्थात एथिल। तो अगर हम दोनों में अंतर देखें, डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से यदि, इधर देखें परिभाषा, डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से यदि समान एल्किल समूह जुड़े हैं, देखो इधर भी CH3 इधर भी CH3 इधर भी, इस वाले से C2H5 इस वाले से C2H5, इसमें देख रहे हैं इस वाले डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से कोई एल्किल समूह नहीं, इस वाले डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से एक एल्किल समूह जुड़ा है। इस वाले डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से कौन सा एल्किल समूह जुड़ा है, एथिल, और इस वाले डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से कौन सा एल्किल समूह जुड़ा है, मैथिल। अगर हम इसकी बात करें, ये वाले डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से कोई भी एल्किल समूह नहीं जुड़ा हुआ है, और इस वाले डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से कौन सा एल्किल समूह जुड़ा है, C2H5 अर्थात एथिल समूह जुड़ा हुआ है। अब दोनों में अंतर देखें, दोनों की परिभाषा देखें। अगर हम सममित एल्कीन की बात करें तो इसकी परिभाषा निकलेगी, और असममित एल्कीन की बात करें तो इसमें से परिभाषा आएगी। इसकी परिभाषा अगर हम देखते हैं, वे एल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से दो समान एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार के एल्कीन को क्या कहा जाता है, सममित एल्कीन कहा जाता है। और वे एल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से दो असमान एल्किल समूह जुड़े हैं, मतलब भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े हैं, एक मैथिलो एक एथिलो, या एक पर कुछ ना हो, एक पर कोई एल्किल समूह जुड़ा हो तो भी भिन्न हो जाएगा। हाँ, अगर माने इससे CH3 एक हटा दे तो एक पे है, एक पर कुछ नहीं है तो भिन्न हो गया, तो भी भिन्न हो सकता है। तो अगर हम सममित एल्कीन की परिभाषा में आते हैं तो वे एल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से दो समान एल्किल समूह जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार के एल्कीन को क्या कहा जाता है बच्चों, सममित एल्कीन कहा जाता है। अगर हम असममित एल्कीन की बात करते हैं, वे एल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से दो असमान एल्किल समूह जुड़े होते हैं, तो इस टाइप के एल्कीन को कहा जाता है बच्चों असममित एल्कीन। ठीक है, तो परिभाषा समझ में आई? तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, वे एल्कीन
अब हम एल्कीनों का वर्गीकरण लिखेंगे। एल्कीन दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 सममित एल्कीन, नंबर 2 असममित एल्कीन। परिभाषा आती सममित एल्कीन की, वे एल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से दो समान एल्कीन समूह जुड़े होते हैं, उन एल्कीनों को सममित एल्कीन कहा जाता है। और वे एल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से दो असमान एल्कीन समूह जुड़े होते हैं, दो असमान एल्कीन समूह जुड़े होते हैं, तो इस टाइप के एल्कीन को कहा जाता है असममित एल्कीन कहा जाता है। क्लियर हो गया ना? अगर हम पहले इसकी परिभाषा लिखो पहले इसकी, उसके बाद हम बात करेंगे। हाँ भाई बच्चों, अब देखेंगे हम, ये हमने एल्कीनों का वर्गीकरण करवाया है, और एल्कीनों का वर्गीकरण इसलिए करवाया क्योंकि जब तक हमें एल्कीन के प्रकार नहीं पता होगा, मार्कोनिकोव का नियम समझ में नहीं आएगा। या तो एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइडों की अभिक्रिया कह दो या मार्कोनिकोव का नियम कह दो, तो हम इसमें दोनों लेके चलेंगे एक साथ। मार्कोनिकोव का नियम भी यही कहता और एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइडों की अभिक्रिया भी यही कहती है। तो अभी हमने बताया कि एल्कीन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? अब मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है ये देखना है, और इंपोर्टेंट भी है मार्कोनिकोव का नियम, इसे इंपोर्टेंट लगा लेना। मार्कोनिकोव का नियम बच्चों क्या कहता है ये देखिए। मार्कोनिकोव का नियम जो अप्लाई होता है वो असममित एल्कीनों पर अप्लाई होता है। मार्कोनिकोव का नियम, अगर हम असममित की एल्कीन की बात करें तो R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये कैसा एल्कीन हुआ? ये असममित एल्कीन हुआ, असममित एल्कीन हुआ। और असममित एल्कीन क्यों हुआ ये दिमाग लगाना है इसमें। असममित एल्कीन देख रहे हो कि डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु इसमें दो हैं, एक CH है और एक CH2 है। CH कार्बन परमाणु से एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, जबकि CH2 कार्बन परमाणु से कोई भी एल्किल समूह नहीं जुड़ा हुआ है। तो कैसा एल्कीन हुआ ये? असममित एल्कीन हुआ। तो मार्कोनिकोव कहते हैं कि जब किसी असममित एल्कीन पर HX यौगिक का योग होता है। HX यौगिक कौन सा? हाइड्रोजन हैलाइड। X के स्थान पर कुछ भी आ सकता है हाइड्रोजन परिवार का तत्व, F है, Cl है, Br है, I। तो जब किसी असममित एल्कीन पर HX यौगिक का योग होता है तो क्या होता है कि HX यौगिक का अधिक ऋणात्मक वाला भाग, अधिक ऋणात्मक वाला भाग कौन सा है? X। इस पर ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, है ना? क्यों होगा? कल हमने बताया था कि HX के मध्य जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दोनों परमाणुओं के मध्य में ना रहकर X परमाणु की ओर ज्यादा खिसका हुआ रहता है, जिसके कारण X परमाणु पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है और H परमाणु पर प्लस आवेश आ जाता है। अब इसमें HX यौगिक का अधिक ऋणात्मक वाला भाग कौन सा हुआ? X में X हुआ। तो मार्कोनिकोव कहते हैं कि जब किसी असममित एल्कीन पर HX यौगिक का योग होता है तब HX यौगिक का योग होता है, तब HX यौगिक का अधिक ऋणात्मक वाला भाग, अधिक ऋणात्मक वाला भाग कौन सा है? X। अधिक ऋणात्मक वाला भाग डबल बॉन्ड युक्त उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है। डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु देखो इसमें दो हैं, एक ये है और एक ये है। डबल बॉन्ड युक्त कार्बन पर उस डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। अब डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु बच्चों हमारे पास दो हैं, एक CH2 है और एक CH है। अब इसका अधिक ऋणात्मक वाला भाग ऐसे स्थान पर आएगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। जब X यहां पर आएगा तो H कहां आएगा? CH2 के साथ। हमने बताया था अगर तुम्हें कहीं डबल बॉन्ड मिल रहा है तो हमेशा अभिक्रिया कौन सी होगी? योगात्मक अभिक्रिया होगी, अर्थात दोनों परमाणु उसके उस डबल बॉन्ड, चाहे वो कार्बन हो चाहे और भी हमारा तत्व हो सकता है, उनसे आकर जुड़ जाएंगे। परंतु मार्कोनिकोव कहते हैं कि भाई अगर HX यौगिक का योग कराते हैं और किस पर? असममित एल्कीन पर, तब HX यौगिक का अधिक ऋणात्मक वाला भाग डबल बॉन्ड युक्त उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है।
तो अगर हम परिभाषा के अनुसार चले तो हमारा जो X परमाणु है वो किससे आकर अटैच होगा, CH से। तो R सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों X और डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब CH3 कहां क्यों आया, क्योंकि ये वाला क्या होगा, ये H जो है इसके पास आ जाएगा और डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अगर मैं इसके स्थान पर बच्चों R के स्थान पर CH3 ले लूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके स्थान पर HBr ले लूं, अब कंपाउंड क्या बनेगा, तो मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार अगर परिभाषा देखें तो HX अर्थात हाइड्रोजन ब्रोमाइड आ गया। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो अधिक ऋणात्मक वाला भाग कहां आएगा, CH के पास, और हाइड्रोजन कहां आ जाएगा CH2 के पास, और डबल बॉन्ड का बच्चों क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो हमारा कंपाउंड बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ जाएगा Br और डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा CH3। अगर इसके आयुपेशी के नियम की बात करें तो आयुपेशी इसका नाम होगा, नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो, इसकी इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। मान लीजिए कि मैंने यहां से नंबरिंग कर दी 1 2 3, आयुपेशी नाम होगा इसका 2 हाइपन ब्रोमो प्रोपेन, 2 हाइपन ब्रोमो प्रोपेन बच्चों इसका नाम होगा। अगर मैं ये एक एग्जांपल है, अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, एक एग्जांपल हो देख लो इसका। अगर हम देखें इसके स्थान पर जो ले लें वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, ये भी देखो बच्चों असममित एल्कीन है। इस वाले डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से C2H5 अर्थात एथिल समूह जुड़ा हुआ है और इस वाले डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से कोई भी एल्किल समूह नहीं जुड़ा हुआ है। अब अगर हम HBr की अभिक्रिया करा दें इससे तो बच्चों कंपाउंड बनेगा हमारा, ये जो Br आएगा वो किस CH वाले के पास जाएगा, इसके पास जाएगा, और H कहां जाएगा, इसके पास। तो अब हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर बच्चों Br और सिंगल बॉन्ड CH3। अगर इसके आयुपेशी नाम की बात करें तो नंबरिंग हो जाएगी बच्चों इसकी इधर से 1 2 3 4, नाम होगा इसका 2 हाइपन ब्रोमो, कितने कार्बन है इसमें, 4 के लिए आएगा बच्चों ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देंगे एन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइपन ब्रोमो ब्यूटेन। तो एक बार और इसकी रिपीट कर देते हैं परिभाषा। मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है, मार्कोनिकोव का नियम किस एल्कीन पर लागू होता है, मार्कोनिकोव का नियम असममित एल्कीन पर लागू होता है। और मार्कोनिकोव का नियम कहता है जब किसी असममित एल्कीन पर HX, यही देखिए परिभाषा, इसमें ही परिभाषा बच्चों अगर दिमाग लगाया जाए तो इस वाली लाइन में परिभाषा है, जब किसी असममित एल्कीन पर HX यौगिक का योग होता है तब HX यौगिक का अधिक ऋणात्मक वाला भाग डबल बॉन्ड युक्त उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। अगर देखें इस डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु के पास कितने हाइड्रोजन, 1, इस डबल बॉन्ड युक्त कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 2, तो कम किसके पास, इस वाले के पास। तो इसका अधिक ऋणात्मक वाला भाग जो है ऐसे डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। परिभाषा को एक बार और रिलैक्स होकर देखना है क्या परिभाषा आती है। देखें मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार जब किसी असममित एल्कीन पर HX यौगिक का योग कराया जाता है तब HX यौगिक का अधिक ऋणात्मक वाला भाग कौन सा है, X। अधिक ऋणात्मक वाला भाग डबल बॉन्ड युक्त उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, और यही मार्कोनिकोव का नियम कहता है। अगर मान लिया जाए, सपोज करो कि एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइड अगर आ जाए, एल्कीन सम्मित एल्कीन आ जाए असम्मित की जगह, तो अब हमारा मन रहा ऋणात्मक वाला भाग कहीं जोड़ दो और धनात्मक वाला कहीं जोड़ दो। जब समान होंगे तो हमारा मन रहा कहीं भी जोड़ सकते, जब समान है तो आएंगे भी समान, चाहे इधर जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो।
तो उसके नियम के अनुसार तो हम अगर समान जब सममित एल्कीन है तो HX यौगिक को हम कहीं भी अटैच कर सकते हैं, कहीं भी जोड़ सकते हैं। और ऐसा नहीं कहीं भी नहीं मतलब कह सकते डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु से जुड़ना है, क्योंकि अभिक्रिया जब डबल बॉन्ड होता है तो हमेशा कैसी अभिक्रिया होती है, योगात्मक अभिक्रिया होती है। और योगात्मक अभिक्रिया में जब डबल बॉन्ड होगा तो उसका क्या बॉन्ड बन जाता है, सिंगल बॉन्ड हो जाता है। अब वैसे भी लगा सकते हो, मान लीजिए सपोज करो कि मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया तो इस वाले कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, जबकि कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं होती है बच्चों, कितनी होती है, 4 होती है। देखो 5 कैसे हो रही है, 1 2 3 4 और 1 हाइड्रोजन की। इस वाले की बात करें 3 हाइड्रोजन की हो गई और 2 ये हो गई, तो इसलिए डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये मार्कोनिकोव का नियम कहता है। और एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइडों की अभिक्रिया द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नोट करें। हाँ भाई बच्चों, ये हमारा हेलो एल्केन के बनाने की 7वीं विधि है। अब 8वीं विधि है हेलो एल्केनों के बनाने की। हेलो एल्केनों के बनाने की जो 8वीं विधि है वो प्राथमिक एमिनो पर 8वां नंबर देखते हैं। प्राथमिक एमिनो पर नाइट्रोसिल क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा, प्राथमिक एमिनो पर नाइट्रोसिल क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा, और नाइट्रोसिल क्लोराइड का सूत्र होगा NOCl। हाँ जी, प्राथमिक एमिनो पर नाइट्रोसिल क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा। और प्राथमिक एमीन कौन सा होगा, एमीन क्या होता है, NH2, तो R सिंगल बॉन्ड NH2, ये प्राथमिक एमीन हो गया ना, ये NH2 एमीन हो गया। और प्राथमिक क्यों कहा, अगर द्वितीयक एमीन होता 2 एल्किल समूह होते, तृतीयक एमीन होता 3 एल्किल समूह होते। तो एक एल्किल समूह है तो प्राथमिक एमीन होगा, 2 एल्किल समूह होते द्वितीयक एमीन हो जाता। अगर द्वितीयक एमीन की बात करें तो क्या होगा, इसमें द्वितीयक एमीन क्या हो जाएगा, R2NH, कितने एल्किल समूह हो गए, 2 हो गए, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है, 3, नाइट्रोजन की 3 होती है। कितना होता है परमाणु क्रमांक, 7, 2,5, कितनी जरूरत पड़ेगी उसे, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी अष्टक पूरा करने के लिए। 5 होते हैं बाहरी कोश में, 3 की जरूरत पड़ेगी, तो इसे 3 होती है। जैसे कार्बन कितनी होती है, 4, तो उसी प्रकार से नाइट्रोजन की 3 होगी। तुम देखो इसमें बैलेंसी कितनी हो रही, 3 हो रही, देखो एक बॉन्ड ये हो गया और 2 हाइड्रोजन के हो गए। अगर हम द्वितीयक अल्कोहल की बात करें तो R2NH हो जाएगा, तो 2 बॉन्ड R के हो गए, 1 H के हो गए। और अगर हम तृतीयक एमीन की बात करें तो R3N हो जाएगा, तो एक R इधर, एक R इधर, एक ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो इस टाइप से तृतीयक एमीन होगा। तो प्राथमिक एमिनो पर हम किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl की। तो मैं NOCl से अभिक्रिया करूंगा, NOCl की अभिक्रिया। अब ये देखना है, किसी अभिक्रिया में ये बात ध्यान रखना है, अगर किसी अभिक्रिया में 2 कंपाउंड हैं, दिमाग लगाना है। जैसे मैंने पीछे बताया था अल्कोहल में PCl5 से अभिक्रिया होगी, तो 2 कंपाउंड मैंने निश्चित बता दी, POCl3 और HCl। SOCl2 से अभिक्रिया कराई थी अल्कोहल हो, अर्थात उसमें OH समूह, तो SO2 और HCl बनता है। और एक PCl3 से कराई थी तो इसमें बनता है H3PO3 बनता है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से अगर किसी अभिक्रिया में 2 कंपाउंड हैं और आपस में अभिक्रिया हो रही है और उन दोनों कंपाउंडों में नाइट्रोजन है, तो 100% N निकलना ही, N2 निकलेगा ही निकलेगा, अर्थात N2 बनेगा। ठीक, अब बच्चों देखो N2 आ गया। अगर हम देखें कि ये वाला अगर ऑक्सीजन हैगा और हाइड्रोजन भी हैगा तो क्या निकल सकता है बच्चों, जल निकल जाएगा। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बहुत ही, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो जल तो बनता ही बनता है। उसके बाद हमारे बचता क्या है, R और Cl बचता है, तो आ जाता है R सिंगल बॉन्ड Cl। इस टाइप से हम
प्राथमिक एमिनो पर नाइट्रोसिल क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा हम क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन बना सकते हैं। अगर मैं R के स्थान पर बच्चों CH3 ले लूं और ये हो जाएगा NH2, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैथिल एमीन इसका नाम हो जाएगा, और इसका नाम क्या होगा, एल्किल एमीन नाम हो जाएगा इसका। अगर हम इसकी अभिक्रिया फिर किससे कराएंगे, नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl से, तो एक NO N2 बनेगा और प्लस H2O बनेगा और प्लस में क्या आ जाएगा, CH3Cl आ जाएगा। अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं, R के स्थान पर ले लूं एथिल समूह, तो एथिल समूह होगा C2H5 NH2 सिंगल बॉन्ड और प्लस NOCl। अगर हम अब दिमाग लगाएं तो क्या बनेगा बच्चों, C2H5Cl प्लस N2 प्लस H2O। तो इस टाइप से हम प्राथमिक एमिनो पर नाइट्रोसिल क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, देखें, अगर किसी अभिक्रिया में दो कंपाउंड हैं और उन दोनों कंपाउंडों में नाइट्रोजन है, N है, तो ध्यान करना नाइट्रोजन निकलनी है, ठीक। उसके बाद हमारे पास जब ये वाला बॉन्ड टूटा, N का दिमाग लगा सकते, जब ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड टूटा तो हमारा ये हाइड्रोजन फ्री हो गया होगा। अब फ्री हो गया होगा तो हाइड्रोजन किसके साथ आएगा, ओके, तो क्या निकल जाएगा, जल। उसके बाद में हमारा क्या बच जाएगा, R और Cl बच गया। तो कठिन अभिक्रिया नहीं, इसे नोट करो।